फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। बात करें अगर हम आज की डेट में इस फंड के बारे में, तो इस फंड की रेटिंग इस टाइम पे मार्केट में काफ़ी अच्छी है। इवन ये फंड आज के डेट में हर उस आदमी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो इस टाइम पे एक मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बिकॉज अगर हम आज की डेट में अगर मार्केट में अगर बात करें तो मिड कैप बहुत ही डिमांडेबल बन चुका है लोगों के लिए, क्योंकि लार्ज कैप में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोग लार्ज कैप में थोड़ा अब कम जा रहे हैं, बिकॉज लार्ज कैप ऑलरेडी बहुत ऊपर पहुंच चुका है। तो उनके रिटर्न्स भी फिलहाल पास्ट के अराउंड 16-17% के रह चुके हैं। अगर बात करें स्मॉल कैप की और मिड कैप की, तो स्मॉल कैप में रिटर्न का चांस तो हाई रहता है, बट रिस्क भी उतने हाई लेवल का रहता है। एंड स्मॉल कैप में कंपनीज ऑब्वियसली सी बात है, नई कैटेगरी कंपनी जो कुछ टाइम पहले से चल रही हैं, तो सम टाइम हम उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिटर्न अच्छे हैं, बट सम टाइम हो सकता है कि हमें मन में एक भी डर ये भी रहता है कि अगर हम स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो जो कंपनीज में अवेलेबल है ये बाद में टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, बहुत लोग के मन में ये डर रहता है। बट अगर मिड कैप सेक्टर की अगर बात करें तो आज की डेट में जो मिड कैप स्टॉक्स हैं मार्केट में, वो स्टॉक्स एक टाइम पहले स्मॉल कैप थे। ऑब्वियसली सी बात है, स्मॉल कैप पहले कोई भी स्टॉक होता है, फिर मिड कैप बनता है, फिर एक टाइम का लार्ज कैप बनता है। तो मिड कैप सेक्टर्स आर मोर पोटेंशियल, क्योंकि इसमें रिटर्न भी अच्छा है, रिटर्न के चांस भी आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाले हैं। और मिड कैप सेक्टर है तो एक ट्रस्टेबल सेक्टर है। ट्रस्टेबल कैसे है? मतलब जो स्टॉक्स आज मिड कैप बने हैं, एक टाइम पहले वो स्मॉल कैप थे। एक बढ़िया ग्रोथ देने के बाद, एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद आज मिड कैप बने हैं, और जब भी लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं कि हाँ, इसने स्टॉक्स में अगर पहले स्मॉल कैप में रिटर्न अच्छे दिए हैं तो मिड कैप में रिटर्न अच्छे दे सकते हैं। तो आज का डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ होने वाला है HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के ऊपर। हम पूरा का पूरा रिव्यू करने वाले हैं इस फंड के बारे में कि फंड क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, क्या इसका NAV का प्राइस है, क्या इसके पास रिटर्न्स रहे हैं, और अगर आप इस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस फंड की क्या है, किस तरीके से काम करेगा। गाइज, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या अगर आपने इसके पहले अगर वीडियो किसी और के पास अगर देखी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस फंड के बारे में है तो ठीक है, बट प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप प्रॉपर देखिएगा। भले आपको इस फंड की नॉलेज हो, ऑलरेडी आपने कहीं से नॉलेज ली हो, आपके पास ऑलरेडी इसकी नॉलेज अगर ऑलरेडी गैदर्ड है, स्टिल अगर आप इस फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि आप अपना पैसा अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं अभी या कुछ समय बाद में, तो एटलीस्ट आपको इस फंड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको कोई अधूरा नॉलेज नहीं देने के लिए आया इस वीडियो में, आपको पूरा का पूरा नॉलेज दूंगा कि क्या फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है। तो प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको इसका मिल सके। ठीक है? एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, उससे आगे शेयर करें लोगों के साथ। अगर हम गाइस PPT के माध्यम से अगर बात करें आज की डेट में इस फंड के बारे में, तो सबसे पहले हम इसकी रिटर्न्स का डिस्कशन करते हैं। रिटर्न की अगर हम बात करें तो इस फंड ने जो रिटर्न दिया है इन लास्ट 1 ईयर, इसके रिटर्न 56% तक के आए हुए हैं। मतलब किसी पर्सन ने अगर आज से 1 ईयर पहले अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसने ऑन एन एवरेज यहाँ से 56% का रिटर्न जनरेट किया है। बात करें अगर इनकम 3 साल के रिटर्न की, तो 3 साल का जो इनका ऑन एन एवरेज अब तक का रिटर्न आया हुआ है, दैट इज 30% समथिंग, मतलब 30% का इसने एवरेज रिटर्न तक प्रोवाइड किया हुआ है। बात करें अगर और लॉन्ग टर्म रिटर्न की, बिकॉज समटाइम लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि चलो शॉर्ट टर्म में तो रिटर्न अच्छे ही है, कोविड के बाद तो मार्केट ऑलरेडी बाउंस बैक हुआ था, कोविड में मार्केट गिर के 27,000 गया था, फिर मार्केट ने जंप लिया, मार्केट 60,000 पे आ गया, अभी 73,000 पे आ गया है। तो शॉर्ट टर्म के रिटर्न हमें मत दिखाएं, लॉन्ग टर्म के दिखाएं कि लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न प्रोवाइड किए हैं मार्केट में, लॉन्ग टर्म में कितना पोटेंशियल रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म के रिटर्न की बात भी करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी इसने ऑन एन एवरेज बेसिस पे जो रिटर्न दिया है, दैट इज 22% समथिंग। लॉन्ग टर्म मतलब कब से कब तक का बता रहा हूँ मैं, 2013 से लेकर के अगर हम 2024 आज तक का अगर रिटर्न अगर चेक करें तो ऑन एन एवरेज इसने 22% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया, विच इज़ रियली गुड। अगर आप अदर फंड्स चेक करेंगे, जैसे आपका आदित्य बिरला हो गया, SBI हो गया, आपका क्वांट हो गया, राइट, अगर आप इनके अगर इस टाइम पे अगर रिटर्न्स चेक करेंगे, इनके रिटर्न शॉर्ट टर्म में थोड़े अच्छे दिखते हैं। जैसे आपका SBI का चलो फिर भी ठीक है लॉन्ग टर्म के अंदर, लेकिन आप जैसे क्वांट का चेक करोगे, मेनली आपका आदित्य बिरला का चेक करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे ग्रोथ नहीं है, मतलब इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखें आज की डेट में तो लॉन्ग टर्म में भी इसका रिटर्न इस टाइम पे काफ़ी बेनिफिशियल रहा है, और शॉर्ट टर्म के अंदर भी इसके रिटर्न काफ़ी शानदार रहे हैं। तो अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो एटलीस्ट आप ये तो समझ लीजिए कि इसने पास्ट में रिटर्न अच्छे दिए हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आदमी पास्ट ही देखता है कि उसके रिटर्न पास्ट में कैसे रहे हैं। तो पास्ट में डिस्कस कर लिया है कि इसका पास्ट जो है बहुत शानदार रहा है, रिटर्न इसने बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। आगे हम अगर डिस्कशन करें सबसे पहले इसमें NAV की प्राइस की, कि अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो NAV का प्राइस कितना होने वाला है।
NAV का प्राइस होगा 179 रुपीज़ का। तो अगर आप आज इस फंड को परचेज कर रहे हैं तो आज के हिसाब से इसका NAV 179 रुपीज़ का होने वाला है। आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो एक बार आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले करंट वैल्यू उस टाइम पे चेक करना है कि उस समय क्या चल रही है। आज की वजह से 179 है तो हम उस वजह से आपको NAV के प्राइस बता रहे हैं। तो अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो यूनिट्स एलोकेट होंगी वो 179 रुपीज़ के हिसाब से आपको एलोकेट की जाएंगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कितना होने वाला है, इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर हम कम से कम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज के टाइम मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि इसमें कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होगी। जो आदमी पहली बार इन्वेस्टमेंट करता है उसका सवाल मेनली ये होता है, या खासकर वो लोग जिनकी एज 19, 18, 20 ईयर्स के समथिंग है, जो थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा सेव भी करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन उनका भी बहुत होता है कि कम से कम कितने से मैं इसको शुरू कर सकता हूँ। तो अगर बात करें इसके मिनिमम SIP, कम से कम इसको 100 रुपये से 100 रुपीज़ आप शुरू कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम SIP का प्रीमियम होगा वो 100 रुपीज़ का रहेगा आपका। तो SIP के फॉर्म में अगर आप शुरू करते हैं इसको तो 100 रुपीज़ के हिसाब से आसानी से उसको आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज, फंड साइज की अगर हम बात करें, इसका फंड साइज है इस टाइम पे 60,417 करोड़ रुपए का। तो फंड साइज टाइम पे इसका काफ़ी अच्छा है। अगर इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें फंड साइज देखना चाहिए किसी फंड का। तो एटलीस्ट देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो पहले आप इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न देखते हैं। रिटर्न के अलावा आप कंपनी का ब्रांड देखते हैं, कंपनी कैसी है, ब्रांड वैल्यू इसकी अच्छी है कि नहीं है, फंड साइज कितना है, कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, कितने लोगों ने नहीं किया, सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे एक ये आइडिया मिल जाता है कि लोग इस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। अब जैसे हम अगर इसके फंड साइज की बात करें, इस टाइम पे इसका फंड साइज 60,417 करोड़ रुपए का है, जो कि 60,000 करोड़ के अगर आसपास अगर फंड साइज का है तो भी बहुत बुरा नहीं है, बहुत ही शानदार फंड साइज तो इसका अब तक कलेक्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए एग्जिट लोड की अगर हम बात करें गाइस, सबसे पहले तो एग्जिट लोड देखो, आज के डेट में हर बंदा इन्वेस्टमेंट करने के पहले मन में यही सोचता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट 20 साल 30 साल के लिए कर रहा हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट जो लिक्विडिटी है वो होनी चाहिए। कोई भी आदमी हो, कोई आदमी अपना पैसा ना लंबे समय के लिए ब्लॉक नहीं करना चाहता, 20 साल के लिए 30 साल के लिए। जैसे LIC में पहले होता रहा कि हमने मान लो कि एंडोमेंट पॉलिसी खरीद ली है, या कोई भी कंपनी का LIC अगर पॉलिसी परचेज करते हैं, एंडोमेंट वगैरह या गारंटीड जो पॉलिसी लेते हैं, उसमें क्या होता है, अगर आपने प्लान 20 साल लिया है, 30 साल लिया, तो आपको उसके बाद ही पैसा मिलेगा। अगर आप बीच में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सरेंडर कहलाता है, सरेंडर में लॉस होता है आपका, तो प्रॉफिट तो वहाँ होगा नहीं। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर अपना पैसा आप इसमें से विड्रॉ करते हैं बिफोर द टर्म, मतलब आपने अगर 10 साल के हिसाब से अगर सोच के कि मुझे 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट अगर मान लो आपने कहा कि मुझे 6 महीने बाद ही पैसे निकालने हैं इसमें से, तो पैसे आप निकाल तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपका रिडम्पशन चार्ज 1% का लगेगा। अगर आप अलॉटमेंट से लेकर के अगले 1 साल के अंदर अपना पैसा अगर विड्रॉ कर देंगे तो उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एग्जिट लोड। अगर आप अलॉटमेंट से लेकर के 1 साल के बाद अगर पैसे विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट लोड इस पे नहीं है, बट अगर आप अलॉटमेंट से लेकर अगर 1 ईयर के अंदर विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है आपका एक्सपेंस रेशियो का, जो कि 0.77% का इसमें चार्ज आपका होने वाला है। तो अगर आप इस फंड में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कुछ एक्सपेंस रेशियो भी इसके अंदर रहेगा। एक्सपेंस रेशियो जो इसके अंदर रहेगा विच इज कॉल्ड एक तरीके से चार्जेस में 0.77% के आसपास रहेंगे। 0.77 का मतलब ये है कि आप जो भी अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगभग पर एनम के बेसिस पे कंपनी को ये एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा विच इज 0.77%। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें इसमें आपके फंड मैनेजर की, इसमें फंड मैनेजर कौन होने वाले हैं, बिकॉज जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ गाइस, देखिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले अभी हम जिस फंड का डिस्कशन करने जा रहे हैं ये एक रिस्की फंड है, एक ये हाई रिस्क फंड ऑप्शन है। तो बिफोर द इन्वेस्टमेंट आप फंड को एक बार चेक करिए, आप पोर्टफोलियो को चेक करिए, ब्रोशर को चेक करिए, और वो सब चीज़ चेक करने के अलावा अपने फंड मैनेजर को भी चेक करिए कि जो फंड मैनेजर मेरे पैसों को इस टाइम पे मैनेज कर रहा है उसके पास परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं, उसने कौन कौन से फंड्स पास्ट में मैनेज किए हैं, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि मैं अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर ये फंड मैनेजर यहाँ पे अवेलेबल है तो उसके क्या पास के रिकॉर्ड्स रहे हैं। ये चीज़ बहुत कम लोग देखते हैं आज के डेट में, बट मेरा मानना ये है कि आप फंड मैनेजर इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ देखिए। हालांकि हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत पुराना फंड है और ये फंड मैनेजर ही पिछले काफ़ी टाइम से मैनेज करते इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो रिटर्न तो आपके सामने ही है, तो उसमें बताने की इतनी नीड नहीं है। बट स्टिल बिफोर द इन्वेस्टमेंट अगर आपको टाइम मिलता, अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ एक बार आप गो थ्रू कर लेना अपने प्लान की डिटेल्स के अलावा कि फंड मैनेजर्स कौन है और क्या इनका एक्सपीरियंस पास्ट का अब तक रहा हुआ है अब तक।
तो फंड मैनेजर यहाँ पे होने वाले हैं आपके चिराग सेतलवत, एंड सेकंड फंड मैनेजर यहाँ पे आपके रहेंगे ध्रुव मुच्छल। तो उसमें 2 फंड मैनेजर्स बेसिकली आपके होने वाले हैं। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अभी तक हमने कुछ फीचर्स इसके डिस्कस किए हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या कितना चार्ज है, कितना एग्जिट लोड होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसमें आपके रिटर्न्स। अगर आप अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, 20 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या इसमें रिटर्न आपके रह सकते हैं, और इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस देखिए, अगर हम इस फंड के अगर रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखते हैं, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कभी भी आपको पास्ट रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, क्योंकि मार्केट में गारंटी नहीं होती है। आप जो फंड परचेज कर रहे हैं इसमें गारंटी नहीं है, इसमें आपका प्रिंसिपल भी गारंटीड नहीं है। तो वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, पूरा का पूरा पैसा आपका मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होने वाला है। तो मार्केट में से रिटर्न अच्छे आएंगे वो हम कैसे पता लगाएं? उसको पता लगाने की बेसिकली 2 मतलब ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर वो फंड पुराना हो चुका है तो उनके पास परफॉर्मेंस को चेक करिए, लास्ट 5 ईयर्स के, 7 ईयर्स के, 3 ईयर्स के, 1 ईयर के, उसके रिटर्न्स क्या रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि इस फंड ने पास्ट में रिटर्न अगर अच्छे दिए हैं तो आगे भी अच्छे दे सकता है। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि अगर पिछले 10 साल से कोई फंड अगर रिटर्न अच्छा देता आ रहा है तो आने वाले टाइम में रिटर्न अच्छे दे सकता है, उसको कोई शक नहीं है ना। और रिटर्न्स देखने के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स के पहले आप देखिए पोर्टफोलियो अपने फंड का, कि जो पैसा आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, आपका पैसा किन कंपनीज के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सबसे पहले देखिएगा। रिटर्न्स पास्ट जो दिए हैं उसके पहले ये देखना आप, क्योंकि रिटर्न्स जो पहले पास्ट में आए वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि जो पहले का रिटर्न अच्छे आए हैं तो आने वाले टाइम में भी अच्छे आएंगे। थोड़ा बहुत उथल पुथल वहाँ मच सकता है, क्योंकि रिटर्न्स मार्केट पे डिपेंड होने वाली कोई गारंटी नहीं है कि पहले भी अगर अच्छा आया तो आने वाले टाइम में अच्छा आएगा। बट पोर्टफोलियो अंडरस्टैंड करने से आपको ये मालूम पड़ जाता है कि मेरा पैसा जिन कंपनीज के स्टॉक्स में इस टाइम पे लगाया जा रहा है वो कंपनी के स्टॉक्स किस टाइप के हैं, क्या वो उनकी डिमांड आने वाले टाइम में मार्केट में रहेगी, नहीं रहेगी, ये कंपनीज जो हैं आने वाले टाइम परफॉर्मेंस देने वाली हैं कि इनकी डिमांड है कि नहीं है। अगर आपको लगता है इनकी डिमांड है, अच्छी चलेंगी, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से। ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करने का प्लान करें तो मेरा सिंपल सा आंसर है कि आप पहले इनके पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड करिए। हालांकि अगर हम कंपनीज की बात करें, इसमें 68 कंपनीज के होल्डिंग है। अगर हम इसमें कंपनीज की नाम की बात करें तो अपोलो टायर्स लिमिटेड अवेलेबल है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अवेलेबल है, ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड अवेलेबल है, पी फिनटेक लिमिटेड अवेलेबल है। तो और भी इसके अलावा और भी बेस्ट कंपनी है जहाँ पे आज के डेट में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट बिफोर द इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, एक बार आप इनकी होल्डिंग्स को ओपन कर लेना, जो भी 68 कंपनी की होल्डिंग है ओपन करके एक बार चेक करना कि जो कंपनीज उनके क्या रिटर्न्स पास के रहे हैं, क्या उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, कंपनी के अगर पोर्टफोलियो अंडरस्टैंड कर लेना। हालांकि मैंने मेरे एंड से चेक किया था एज अ पर्सनली खुद के लिए, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इनका पोर्टफोलियो की जितनी कंपनी पास्ट में इन्होंने रिटर्न दिए हैं। रिटर्न चलो अच्छे हैं ही हैं, बट जो मैंने कंपनीज चेक करी है ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनीज बेस्ट हैं, जिनकी डिमांड पहले भी थी, आज भी और आने वाले टाइम तक रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फंड आज के डेट में वैसे बेस्ट है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है, अगर आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न जितना हाई है उतना हाई इसमें रिस्क भी होने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना सारा एक बार पोर्टफोलियो अंडरस्टैंड करें ना कि आपकी जो पोर्टफोलियो है इस टाइम पे, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ये फंड बेटर है कि नहीं है। बिकॉज हमारे इंडिया में ये होता है कि अगर मेरे फ्रेंड ने किया है, मेरे भाई ने किया है, मेरे फादर ने किया है, तो मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिकॉज उसने किया है, क्योंकि उसने रिकमेंड किया है। बट ये गलत है एक्चुअली में। सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो चेक करो कि आपका पोर्टफोलियो क्या कहता है, क्योंकि आपके फ्रेंड की लाइबिलिटीज अलग हैं, आपकी लाइबिलिटीज अलग है, उसकी सैलरी शायद अलग है, आपकी सैलरी शायद अलग है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो कहता है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपके पास एटलीस्ट अगर बजट थोड़ा बहुत है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करिए और रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करिए। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट बेस्ट है, ये जो फंड है वो बेस्ट है। बट एक रिकमेंडेशन और है कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है आपके लिए गाइस, पहले बता दूं मैं आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस फंड को मतलब अपने लिए परचेज करो, फंड बेस्ट है, लेकिन एक बात अंडरस्टैंड ये कर लेना बिफोर द इन्वेस्टमेंट कि इसमें रिस्क भी उतना हाई लेवल का है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो इसमें रिस्क हाई लेवल का है, बट रिटर्न के चांस भी आपके लिए हाई है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, इफ यू कैन टेक द रिस्क, आप इन्वेस्टमेंट करिए, रिटर्न आपका अच्छा खासा यहाँ से बन सकता है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है मन में आपके रिगार्डिंग दिस फंड, यू कैन रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। एंड इसमें एक चीज़ और है, आपका LTCG वाला एक बार बेनिफिट एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। LTCG और STCG इसमें जो टैक्स वाला ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो मेच्योरिटी रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा यहाँ पे। अगर आप विद इन 1 ईयर पैसा विड्रॉ करते हैं तो इसमें 15% का STCG होता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर पैसा विड्रॉ करोगे तो आपका 10% का LTCG होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर एक फाइनेंशियल में अगर ऊपर चला जाता है,
तो उस पर लगभग 10% टैक्स होता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप प्रॉफिट अगर 1 लाख से ऊपर चला गया तो 10% का लगभग वहाँ पे टैक्स होता है। बट एक बार आप इनको रीड कर लेना टैक्स वाले ऑप्शन को, बिकॉज में अगर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन का वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक बार आप इनकी चीज़ों को एक बार अंडरस्टैंड करें, टैक्स के बेनिफिट जो टैक्स वाला इसमें है LTCG और STCG किस तरीके से काम करता है, कितने से कितना अमाउंट अगर बढ़ेगा तो कितना टैक्स लगेगा, एक बार आप अंडरस्टैंड कर लेना। फिर कोई क्वेरी रहती है माइंड में आपके रिगार्डिंग दिस टैक्स बेनिफिट, टैक्स वाला ऑप्शन, टैक्स बेनिफिट तो नहीं बोलेंगे, मतलब टैक्स कंपनी हमसे ले ही रही है गवर्नमेंट लास्ट में, तो उसको हम टैक्स बेनिफिट नहीं कहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को हम टैक्स दे ही रहे हैं। तो बेनिफिट हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है बट हमारे मेच्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि हम जो पैसा गेन करें उसमें 10% हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, है ना। बट फिर भी एक बार आप अंडरस्टैंड कर लेना कितना LTCG है कितना STCG है। फिर कोई अगर डाउट रहते हैं मन में आपके रिगार्डिंग, अपना क्वेश्चन आप रेज करना कमेंट में, आई विल ट्राई टू गिव द एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।